जो भी इंसान हमारे सामने है जो हमें लग रहा है ये स्ट्रेस में है, उनके साथ एक रिश्ता बनाना की कोशिश डेफिनेटली करनी चाहिए, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं सब यंग लोगों को कहूंगी कि सिर्फ एक इंसान पे इतनी एनर्जी मत लगाओ, अभी तो बहुत खुलना है। गेमिंग, सोशल मीडिया, फोन स्क्रोलिंग से शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि हर बारी अगर हम सिर्फ ये कहने आते हैं कि फ़ोन रख दो, टीवी बंद कर दो, तो हम वो एक स्टिमुलस बन जाते हैं जो सिर्फ नेगेटिव ही कर रहे हैं, पॉजिटिव तो कुछ होता नहीं है। ये हमें गाइड करेंगे, ये हमें ब्लेम नहीं करेंगे। तो जो चिड़चिड़ापन का माहौल है वो तनाव का है। वो ये है कि जब मुझसे गलती हो तो मुझे कवर अप करना। कैसे हमारे गैजेट्स जो हैं वो हमारे माइंड को आज हैम्पर कर रहे हैं, ग्रो नहीं करवा रहे हैं। शायद मुझ में उतनी काबिलियत नहीं है जितनी मेरे फ्रेंड्स में है। ये तो सब करते जा रहे हैं, ये तो मेहनत भी नहीं करते, मार्क्स भी ले आते हैं, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। तो ये डर लगना भी नॉर्मल है कि वो विलेज बनाइए, वो गुट बनिए जहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट को सब कुछ नहीं करना। क्या आपके घर में कुछ बच्चे हैं, टीनेज बच्चे, जो अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं, छुप छुप के कभी आंखें नम होती हैं, कभी हर बात पे आपसे उलझ जाते हैं, कभी गुमसुम हो जाते हैं, फ़ोन से चिपके रहते हैं, और फिर जब आप कुछ बोलते हैं तो कुछ उठा के पटक देना, कुछ फेंक देना, एकदम से शांत हो जाना। अक्सर जिनके घर में टीनेज बच्चे हैं वो तो ये समझ ही रहे होंगे कि वो किस चीज़ से, किस फेज़ से आगे बढ़ रहे हैं। और इन्हीं सारे बच्चों की, टीनेज बच्चों की, ख़ासकर टीनेज बच्चों की, ये जो 8 से 16 साल, 18 साल के बच्चे हैं, ये पूरा हमारे देश का एक जो सारा चल रहा है, उसमें बच्चे जब भी पेपर पलटो या हम लोग जब खबर की दुनिया में होते हैं तो देखते हैं पेपर अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया और बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या बच्चा ऐसा कुछ कर जाता है जो किसी भी पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए वो ठीक नहीं है। बच्चे इस तरह से क्यों बदल रहे हैं और क्या उन पे ये प्रेशर आ रहा है? तो आज हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में मशहूर साइकोलॉजिस्ट गीतिका कपूर जी को, जिन्होंने बच्चों के मन की बात तो वो जानती ही हैं, साथ ही वो अपने उनके पेरेंट्स और टीचर्स और सोसाइटी को भी बहुत अच्छे से समझती हैं और उन्हें बताती हैं कि आपको क्या करना है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। बच्चे जो ये टीनेज बच्चे जो आजकल इतने स्ट्रेस में हैं, क्यों बढ़ रहा है ये स्ट्रेस, और क्या सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया इसका कारण है या कुछ और? स्ट्रेस को हमें ऐसे समझना ज़रूरी है कि जब भी हमारे दिमाग में ज़िंदगी का अपनी मौजूदगी का जो मतलब होता है और जो रियलिटी होती है वो मैच नहीं करती है, जो मैं चाहती हूँ ज़िंदगी से और जो मुझे मिल रहा है, जो मैं कर पा रही हूँ, वो मैच नहीं करता है, तो वो एक तनाव का कारण बनता है, फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। आजकल हम देख रहे हैं कुछ सालों से बच्चे जो नेचुरली अच्छा कर सकते हैं, जो उनका गुण है, जो उनकी काबिलियत है और जो सोसाइटी, पेरेंट्स, स्कूल उनसे चाह रहे हैं, उसमें मिसमैच है। हम हर बच्चे को एक ही तरीके की परफॉर्मेंस, एक ही तरीके के सब्जेक्ट चॉइसेस, एक ही तरीके की चीज़ों के लिए पुश करते हैं, एक ही स्पीड पे पढ़ने के लिए पुश करते हैं। आपको इतनी उम्र में 5th क्लास तक का सिलेबस, सब्जेक्ट्स मास्टर कर ही लेने हैं। आपको 18 साल की उम्र तक इतना अचीव कर ही लेना है और इसमें जो एक होड़ लग जाती है जहाँ पर हम कहीं ना कहीं स्कूल, परिवार, सोसाइटी बच्चे के मूल से कट जाते हैं और हम एक मशीनी तरीके से इंटरैक्शन पैटर्न में आते हैं, जो एक मॉडर्न ज़िंदगी में अडल्ट्स भी इसी तरह से एक ऑटोमेटिक मोड पे चल रहे हैं। वो ये नहीं देख पा रहे कि कहाँ हम थके, कहाँ हमें रुकना है, क्या मेरी बॉडी का न्यूट्रिशन चाहिए, क्या हमें लीजर, एक माइंड का रिजुविनेशन चाहिए, और हम एक ऑटोमेटिक तरीके से मशीन की तरह चल रहे हैं। तो सिमिलरली हम बच्चों को भी उसी ऑटोमेटिक तरीके से पुश करते जाते हैं, जब तक एक लेवल आता है जहाँ पर हम सोशल मीडिया की जब बात करते हैं,
तो आज हमारे गैजेट्स हमें एक रेडीमेड तरीका दिखाते हैं स्विच ऑफ करने का, जहाँ मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मुझे बस उसमें घुस जाना है और मैं दुनिया से कट गई, मुझे ज़िंदगी का तनाव तंग नहीं करेगा उसके बाद। तो वो एक अवॉइडेंस बिहेवियर है, पर वो हमारा सिर्फ एक सिम्टम है, वो कारण नहीं है। कारण है फैमिली, स्कूल, समाज का बच्चों को ना समझना, बच्चों की काबिलियत को ना समझना, ये ना समझना कि हर बच्चा कैसे डिफरेंट है, हमें इनको क्या डिफरेंट देना है जिससे उनका जो पोटेंशियल है वो उभर के बाहर आएगा। लेकिन ये तो पहले भी होता था, मतलब हम सभी उसी तरह से बड़े हुए हैं, ये सोसाइटी, इस तरह का समाज। और हाँ, ये हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स उस समय इतना वेल इक्विप्ड चीज़ें नहीं थी आज से 20-25 साल पहले, तो हो सकता है। लेकिन आज के बच्चे कुछ अलग हैं, ऐसा आप कहेंगी क्या? क्यों? जी ज़रूर, आपने बहुत अच्छा बोला कि हमारा समय कुछ आज से, अगर मैं 20-30 साल पहले भी चली जाऊँ, बहुत पीछे ना जाऊँ, तो बहुत एक एक्सीडेंटल अच्छा होता था कि माता पिता को इतनी जागरूकता नहीं थी। माता पिता बस अपना बेसिक प्रोवाइड करते थे बच्चों को, वो बहुत मेहनत करते थे और फिर बच्चे खुद कुछ कुछ कर लेते थे। पर जो मुकाम हर बच्चे को पाना होता था वो वेल डिफाइंड नहीं होता था और ज़्यादातर बच्चे बस अपने तरह से, हम अगर हिंदी में कहें कि जुगाड़ करते करते कहीं कहीं तक पहुंचते जाते थे और बहुत तो खुद ही डिस्कवर करते थे, खुद ही कॉलेज जाके एडमिशन हो जाते थे, खुद ही अपने करियर के लिए अलग अलग एवेन्यूज़ पता करते थे, अच्छा इसमें ग्रोथ कैसे होगी, और पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पता होता था कि यहाँ तक कैसे पहुँच गए। हमें तो बचपन में नहीं लगता था कि यहाँ तक पहुँच पाएंगे। विपरीत आज के टाइम में जहाँ पेरेंट बहुत जागरूक हो गए हैं, वो बहुत छोटी एज से अपने बच्चे का फ्यूचर प्लान करने लगते हैं। बच्चे को एक्सपेरिमेंट करके फेल होना, फिर दोबारा खड़ा होना, अपने आप को खुद समझ के अपनी जगह को व्यवस्थित तरीके से लाना, थोड़ी देर ना जानना कि मुझे क्या करना है, वो जो बेचैनी होती है उसको झेलना, उसका रूम आजकल के बच्चे के पास नहीं है। और जब हम बहुत माइक्रो प्लानिंग शुरू करते हैं बच्चों के साथ, तो बहुत बारी हमारे बच्चे आज बहुत कम उम्र में बर्न आउट हो रहे हैं। हॉबी क्लासेस, अलग अलग टैलेंट क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, स्कूल के बाद सो जो एक फ्री टाइम बचपन का होता था जब हम बस कुछ नहीं करते थे, बस हम कुछ छुट छुट चीज़ें अपने सारे भाई बहन मिल के, थे घर में, सो वो जो खालीपन है जिसमें क्रिएटिविटी हुआ करती थी, जिसमें हम अपना टैलेंट खोजते थे, हमें कुछ मिलता था, वो अब नहीं है। और अब के बच्चे को स्ट्रेस, थकान का भी है, वो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने दिमाग में, उनका शरीर उतना नहीं काम करता है पर उनका दिमाग थक जाता है और उसके बाद उनका सिर्फ इतना समझना कि मुझे कब भूख लगती है उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि मम्मी पापा फीड कर रहे होते हैं, अब तुम्हारा खाने का टाइम हो गया, अब तुम्हें ये खाना है, मुझे क्या अच्छा लगता है खाने में, मुझे कब भूख लगती है, इसका नियंत्रण भी बच्चे के पास अभी नहीं है, कब सोना है कब नहीं सोना है। तो बहुत बारी अब जो बच्चे करते हैं चालाकी कि मम्मा पापा सो गए, अब हम फ्री हैं, अब हमें पता है कि 2 घंटे पापा मम्मा नहीं आएंगे चेक करने के लिए, बजाय इसके कि पुराने समय में कि बच्चों को पता होता था कि अब हम थक गए, अब हमें सोना है, अब हमें नेक्स्ट पड़ाव ये है, इसके लिए उठना है, ये मेरे को अच्छा लगता है, ये मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, ये मम्मा पापा नहीं खाने देंगे, ये छुट्टियों में खाना है। सो जो शॉर्टकट्स अब बच्चों के पास हैं जो पहले नहीं होते थे, वो क्या ई-कॉमर्स, लाइक ऑनलाइन ऑर्डरिंग फूड, ऑर्डरिंग थिंग्स, गेटिंग गेम्स ऑनलाइन, एवरीथिंग। सो वो एक्सेस जो है वो मिल गया है बच्चों को, पर उस एक्सेस को कैसे मॉनिटर करना है वो कोई नहीं सिखा पा रहा है।
और मम्मी पापा थोड़ा सा ओल्ड स्कूल, डांटने वाला, मैंने बोल दिया तो अब ऐसे ही करना है, उसी पेरेंटिंग स्टाइल में चल रहे हैं। दूसरा पड़ाव है कि हम फ्रेंडली हो गए, हमने बच्चों को एकदम छूट दे दिया डिसाइड करने की कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ये दोनों एक्सट्रीम ऑफ पेरेंटिंग बच्चे को मौका नहीं दे रहे हैं गाइडेंस का, और इसलिए वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक छोटा बच्चा 10-12 साल 15 साल, उनको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है। दे नीड मेंटर्स। आपके पास जब पेरेंट्स आते हैं या बच्चे आते हैं या स्कूल टीचर्स आती ही होंगी, स्कूल टीचर्स भी, उनके क्या सवाल होते हैं सबसे ज़्यादा आपसे? सो आई थिंक जहाँ आपने शुरू किया था बोलना और आपने कहा कि बच्चा जो गुमसुम है, बेचैन है, बात नहीं कर रहे हैं, हमसे जुड़ नहीं रहे हैं, तो ये बहुत कॉमन एक कंसर्न होता है पेरेंट की तरफ से भी, स्कूल टीचर्स की तरफ से भी। कई बारी अब हमारे एक्सपीरियंस में फ्रेंड्स भी अपने फ्रेंड को रेफ़र करते हैं और बोलते हैं कि हमें चिंता हो रही है कि उन्होंने बात करना छोड़ दिया है, या वो इस तरह की आदतों में पड़ रहे हैं जो उनके लिए नुकसानदायक है। अच्छा, ऐसे आ रहे हैं बच्चे जो शिकायत मतलब अपने दोस्त के बारे में बोलें? डेफिनेटली। सो आई थिंक पिछले कुछ समय में जागरूकता काउंसलिंग के बारे में, मेंटल हेल्थ, साइकोथेरेपी के बारे में बढ़ी है। स्कूलों में काउंसलर्स का होना एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है, जहाँ पर बच्चों को काउंसलर तक पहुंचने के लिए मीडिएशन की ज़रूरत नहीं है। तो हम बहुत बारी ऐसे देखते हैं कि स्कूल के अंदर काउंसलर को कोई और बच्चा के बोलेगा कि मैम या सर आप मेरे फ्रेंड को बुला के बात कीजिए, मुझे लगता है कि उनके साथ किसी का बात करना ज़रूरी है। तो ये एक पीयर मीडिएटेड रेफरल हो गया, पर ये इसीलिए है क्योंकि एक्सेस है, बच्चों को पता है कि ये लोग हैं काउंसलर स्कूल में जो हमारी मदद कर सकते हैं। कई बारी हेजिटेशन होती है कि हम पेरेंट्स से ये बात करें या ना करें, वो हमें डांटेंगे या टीचर्स क्या कहेंगे। तो उस दौरान में काउंसलर्स एक न्यूट्रल पर्सन नज़र आते हैं जो हमें गाइड करेंगे, जो हमें समझेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या ये सोशल मीडिया की दुनिया है या फिर एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं और फिर उसकी वजह से वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं? यस। तो सोशल मीडिया के कारण जो अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। एक आम इंसान को, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए ज़िंदगी अच्छे से निकालने के लिए। और ज़्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से डर बहुत ज़्यादा है। ऐसी चीज़ें हम एंटिसिपेट करने लगते हैं जो होती हैं, वो नेचुरल लाइफ के हर्डल्स हैं जो आते हैं, पर जब हम उनको जानने के लिए तैयार नहीं हैं और हमें वो पता चल जाए कि ये दिक्कत आ रही है, जैसे आई थिंक अभी कोरोना के टाइम में हुआ हमारे साथ कि डेथ की बात अपने माता पिता, अपने फैमिली मेम्बर्स को खोने का डर बहुत रैम्पेंट तरीके से बच्चों ने फेस किया। हम इससे पहले इलनेस, डेथ को इतने करीब से नहीं देखते थे। वो हुआ करते थे पर हम उसकी चर्चा इतनी नहीं करते थे। पर जब बहुत कम उम्र में, छोटे उम्र में बच्चों ने वो एक्सपीरियंस किया, फिर जब सोशल मीडिया ने उसकी बात की, जब वही बात होती गई तो यस, बहुत से यंग लोगों में हमें एंग्जाइटी दिखने लगी, एक डर दिखने लगा, जहाँ पर ये कि मेरे पेरेंट्स को कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे फ्रेंड को कुछ हो तो नहीं जाएगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। अब ये डर नेचुरल है, पर क्या हमें वो छोटी उम्र के बच्चे को वो पता होना चाहिए था? नहीं। बट अवेयरनेस, रिपीटेड न्यूज़ पता चलना, बहुत ज़्यादा न्यूज़ की बम्बार्डमेंट होना, उससे एक्सपोजर होता ही है। जितना ज़्यादा एक्सपोजर होता है उतना अनजाना डर, अनदेखा डर दिल में बैठता ही जाता है। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था जी, उस समय भी बहुत सारे बच्चों में एक सवाल आया कि क्या अब हम लोग मर जाएंगे, क्या युद्ध हो रहा है।
तो क्या आपको लगता है कि ये वाली जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म बच्चों को इम्पैक्ट करती हैं? मतलब जब वो एडल्ट हो जाते हैं या कभी सो रहे हैं, बहुत बार बच्चे चौंकते भी हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं उनके लाइफ में आगे? सो हमें ऐसे समझना है कि जो बच्चे या बड़े भी वॉर जोन्स में रहते हैं, जहाँ पर लगातार एक वॉर का माहौल है, जहाँ अनसेफ्टी, जहाँ बम्बार्डमेंट्स, जहाँ पर ये धुक लगी रहती है कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, और हम सेफ फील नहीं करते हैं बहुत, चाहे उसका छोटा समय रहे या बड़ा समय रहे। तो एक सिंड्रोम है जिसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, राइट। वो एक नेचुरल फिनोमेना बन जाता है बॉडी का, जहाँ पर फ्लैशबैक्स होते हैं, जहाँ पैनिक अटैक्स होते हैं, जहाँ पर बस डर चौंकना रहता है। तो यस, जब भी हमारे को एक अनसेफ्टी का माहौल मिलता है, जहाँ हेल्पलेसनेस होती है, डर होता है, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट छोड़ता है। अब किसके ऊपर वो इम्पैक्ट कितने समय तक अफेक्ट करेगा, ये प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल है। सो जहाँ हम बच्चों की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली बड़ों को, मीडिया को एक रीअश्योरेंस वाला मैसेज भेजना बहुत ज़रूरी है। स्पष्ट करके कहानियों के तौर पे बातें करना कि हाँ ये युद्ध हो रहा है, हाँ ये अनसेफ्टी है, ये हमें नहीं पता कि ये क्या होगा, आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। तो जब हम वो क्या लॉकडाउन जैसी करते हैं, डार्क जोन्स क्रिएट करते हैं, बेसमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, जब ये सेफ्टी मेजर्स की बात करते हैं, तो पहले जब होता है तो बहुत अजीब लगता है कि ये क्या करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं। पर हमें ये भी बोलना कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी हमें सेफ गार्ड करने के लिए लोग कर रहे हैं, हमें उन्हें कोऑपरेट करना है। ये रूल्स इसलिए बनाए जा रहे हैं जिससे हम लोग सेफ रह सकें। सो बहुत बारी रूल्स हमें गंदे लगते हैं, रूल्स हमें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो बंदिश देते हैं, वो हमें एक अंकुश लगाते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता। तो हमें बच्चों को और खुद में वो टॉलरेंस लाना कि अगर रूल्स लाए जा रहे हैं तो प्लीज़ कोऑपरेट करना है। क्योंकि अगर जो हायर लेवल पॉलिसी मेकर्स हैं वो ग्रास रूट पे हर एक इंसान को इंडिविजुअली समझाएंगे, बाय इन लेंगे, तो वो जो करना चाह रहे हैं वो तो हो नहीं पाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रूल्स आते हैं, हमें बहुत अटपटे लगते हैं, हमें बेचैन करते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते, पर हमें हमेशा रूल से लड़ना नहीं है। थोड़ा टाइम देना है समझने के लिए, देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या निकलेगा उसमें से, और फिर रूल्स पे बहस करना है। यस। अब हम लोग चलेंगे थोड़े दूसरे सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे लड़के और लड़कियों की बात करेंगे। और लड़कों को हमेशा ही बचपन से ही उनके अंदर अभी भी ये डाला जाता है कि लड़कों को दर्द नहीं होता, वो रो नहीं सकते। क्या ये एक प्रेशर लड़कों पे आ रहा है? क्योंकि मैं बहुत बार, मेरे 3-4 भतीजे हैं और मैं लगातार देख रही हूँ कि वो जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं, वो किसी से बहुत ज़्यादा हिलते मिलते नहीं हैं। हम लोगों को बहुत तंग करना पड़ता है। ये अलग तरह का प्रेशर क्या हम बच्चों को और ख़ासकर लड़कों को लाइफ में डालते हैं? सो हम इसको डेफिनेटली बोलेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जहाँ अपनी इमोशंस को समझना और अपने आप को समझते हुए ज़िंदगी का सामना करना। इमोशंस को दबाना नहीं, इमोशंस को इग्नोर नहीं करना, बिकॉज हमारी सब इमोशंस हमारे बारे में कुछ बता रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अभी सीखनी बाकी हैं। सो मुझे लगता है लड़के और लड़कियों दोनों को ही अपनी इमोशंस को दबाने की ट्रेनिंग कल्चरली वर्ल्ड ओवर हमेशा से दी जा रही है, काफ़ी सालों से दी जा रही है। एक मैसेज की गेट ऑन विद लाइफ, फेस द लाइफ, डोंट सिट एंड थिंक अबाउट लाइफ। उसमें प्रैक्टिकल लाइफ को आगे बढ़ाने का मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपनी इमोशंस को समझते हुए उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो सीखते हुए।
तो जहाँ भी ऐसा देखने को मिले, चाहे लड़कों में या लड़कियों में, कि वो अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं और वो अवॉइड करते जा रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती जा रही है कि वो ज़िंदगी का सामना भरपूर नहीं कर रहे हैं, वो कॉर्नर्स कट कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये सिग्नल होना चाहिए कि कहीं ना कहीं फिर वो यही बिहेवियर प्रोपगेट करते हैं, क्योंकि जो आज छोटे हैं वो कल बड़े होंगे, उन्हें भी परिवार बनाना होगा, वो सिस्टम्स बनाएंगे, वो प्रोफेशंस बनाएंगे, तो वो अपने आसपास वो कल्चर बनाते हैं फिर कि वहाँ जहाँ इमोशंस को दबाना है, इग्नोर करना है, बात नहीं करनी है, तो वो कॉन्फिडेंस हमें अपने बच्चों में लाने के लिए हमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लड़कों में खासकर एक बात आती है कि वो कहते हैं कि हमें कोई नहीं समझता। लड़कियों की तो बहुत बात होती है और टीनेज गर्ल्स की बहुत बात होती है, उनके पीरियड्स की बहुत बात होती है, उनके एज जैसे ही वो बड़ी हो रही होती है उनके लिए बहुत सारी बातें हमेशा से हम लोग देखते हैं, लेकिन लड़कों की बॉडी इमेज की बात नहीं होती है, उनके पिंपल्स की बात नहीं होती है, लेकिन वो क्या उनको इम्पैक्ट करता है? और क्या आपके पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं? डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है, और हमें ऐसा समझना है कि यस, कुछ सालों में हमने विमेन एम्पावरमेंट की जब से बात करनी शुरू की है, लड़कियों के लिए समाज में सही जगह देने की बात शुरू की है, हमने विमेन हेल्थ, विमेन साइकोलॉजी, विमेन सोशल स्टेटस पे बहुत चर्चा की है, और यस, कहीं ना कहीं लड़कों पे हमने उतना ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि हम एक रिवर्स बायस की भी बात होती है ना, कि हम क्योंकि लड़कियों को सपोर्ट कर रहे थे, एम्पावर कर रहे थे, और हमने इस लेवल से शुरू किया था जहाँ पुरुष प्रधान समाज में ये टेकन फॉर ग्रांटेड था कि उनकी पोजीशन तो स्ट्रॉन्ग है ही, उनको क्यों सपोर्ट चाहिए, बल्कि हम उनसे थोड़ी सपोर्ट ले रहे थे, पर वो करने के चक्कर में हमने लड़कों को छोड़ दिया और वो निग्लेक्ट हो गए। और अब हम जब लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, हमें समझ आता है कि सेम स्किल्स लड़कियों को भी सिखानी है और सेम लाइफ स्किल्स लड़कों को भी सिखानी है। दोनों ही बच्चे हैं ना, दोनों ही जब हम बचपन में मिल रहे हैं तो दोनों के पास ही वो स्किल्स नहीं है। हम जब अनड्यू एडवांटेज देते हैं किसी भी जेंडर को, चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, तो हम कहीं ना कहीं उनकी ही ग्रोथ को दबा देते हैं। हम उनको कहते हैं कि तुम्हें ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे। तो शुरू में तो वो प्रिविलेज हमें बहुत अच्छी लगती है, पर धीरे धीरे हमें पता चलता है कि ओह, ये तो हमारी वीकनेस बनती गई, यही लड़कों के साथ होगा, यही लड़कियों के साथ होगा। सो हमें एक ब्रॉडर अम्ब्रेला चाहिए, लाइफ स्किल्स, जो हमें दोनों को बराबर सिखानी है। लाइफ के चैलेंजेस में धक्का लेना, दोनों को इक्वल देना है, किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करना कि जस्ट बिकॉज तुम लड़की हो तुम छोड़ दो, जस्ट बिकॉज तुम लड़के हो तुम इसमें चांस ना लो। तो ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स के बारे में लड़कों को भी बिठा के उतनी ही बात समझानी चाहिए और लड़कियों को भी। मेंटल डिटॉक्स की अगर बात करें, उसकी क्या ज़रूरत आपको लगता है कि बच्चों को भी ज़रूरत है? और हफ्ते में क्या हम फ़ोन हटा दें, या कितने दिन बच्चों को फ़ोन देना चाहिए? ये मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे पेरेंट्स भी और बच्चे भी जो छोड़ना चाहते होंगे लेकिन एडिक्शन में आ गए होंगे, वो बचना चाह रहे होंगे, सुनेंगे ज़रूर। सो मेंटल डिटॉक्स की जब हम बात करते हैं तो हमें बोलना है टेकिंग केयर ऑफ आवर माइंड एंड आवर बॉडी। सो हमारी जो हैबिट्स हैं, जो हमारे माइंड और बॉडी को रिलैक्स करती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं और रीजुविनेट करती हैं, और जो हैबिट्स हैं जो हमारे माइंड और बॉडी को हैम्पर करती हैं, नुकसान देती हैं, इसकी पहचान करना परिवार में, समाज में मोटे मोटे तौर से सबको ही करना ज़रूरी है। कैसे हमारे गैजेट्स जो हैं वो हमारे माइंड को आज हैम्पर कर रहे हैं, ग्रो नहीं करवा रहे हैं। जो हम अपने गैजेट्स के ऊपर करते हैं वो हमारे आँखों को थकाते हैं, हमारे माइंड को नंब करते हैं, सोचने समझने का कैपेसिटी कम करते हैं,
और हमें जो मज़ा देते हैं उसमें मन करता है थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, करते करते हम कभी कभी सो ही जाते हैं। हम कुछ पूरे दिन में अगर सोचें आज मैंने क्या प्रोडक्टिव किया तो कुछ निकल के नहीं आता, जिससे भी बहुत बेचैनी और मन खराब होता है, उदासी आती है, बेचैनी आती है कि मैं कैसे ये सब करूं। सो बच्चों के लिए बड़ों को एक एग्जाम्पल बनना ज़रूरी है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन्स स्क्रीन्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम कैसे ये अवेयरनेस लाते हैं कि आज मैंने अपने माइंड का ध्यान रखने के लिए क्या किया, आज मैंने अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज देने के लिए क्या किया। और बहुत बारी अगर फैमिली में और स्कूल्स में ये रूटीन्स और रिचुअल्स हैं जिसमें हम ब्रेक्स लेते हैं, हम 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, हम कुछ स्ट्रेचेस करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, और कई बार हम कहते हैं कि अच्छा खाली बैठना है 5 मिनट के लिए, बहुत मुसीबत का काम है, कैसे बैठेंगे। सो हम एज अ फैमिली 5 मिनट के लिए बस बैठते हैं, कुछ नहीं। ऐसा आपने सजेशन दिया? जी, मैं ऐसा सजेशन दे रही हूँ अभी सबको, और ऐसा हम बहुत बारी करते हैं अपने सेशंस में भी। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि बच्चों को जब लगने लगे कि मैं पीछे छूट रहा हूँ जी, तो ये वाला जो सोशल मीडिया का फोमो है उसको वो कैसे हैंडल करें? मुझे लगता है बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे जो ये जानना चाहते हैं, और यंगस्टर्स क्या, एडल्ट्स भी ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे वो हैंडल करें। वाह। सो हम ऐसा मान के चलना चाहिए कि हम सब ही अपने अपने आप में यूनिक लोग हैं, और हम जैसा रेप्लिका नहीं है। सो जो हमारी जर्नी होगी वो यूनिक जर्नी होगी, वो किसी की कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती है। सो अपनी यूनिक जर्नी को डिफाइन करने के लिए जब हम कुछ क्वालिटीज़ को नेम करना शुरू करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मेरे सामने एक कैनवस है जो मैं पेंट कर रही हूँ, जो सिर्फ मेरा कैनवस है, और उस कैनवस में मैं जो भी रंग डालना चाहूँ मैं डालने की फ्रीडम रखती हूँ, मुझे कोई अंकुश नहीं लगा सकता उस बात के लिए। तो अगर मैं हर बच्चे और यूथ और अडल्ट को बोलूँ कि आप ये कैनवस आपको पेंट करना है, आप क्या क्वालिटीज़ डालेंगे, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, जब आप अपने आप को उस कैनवस में देखेंगे सो आप अपना क्या वर्जन देखना चाहते हैं। सो बहुत बारी ये काम शुरू करने में हमें बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि किसी ने अभी तक ये सोचा नहीं होता, और बच्चों ने खास करके कभी नहीं सोचा होता। बड़ों के साथ मुझे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है कि वो कहते हैं कि क्या मतलब। तो हम फिर ऐसे बोलते हैं कि आप सोचिए आपकी ज़िंदगी में कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको प्रभावित किया है, जिनसे आप इम्प्रेस हुए, जिनके जैसा आप बनना चाहते थे, वो किसी भी स्फीयर में आपको मिले हो सकते हैं। सो वी स्टार्ट पुटिंग क्वालिटीज़ लाइक दैट। और अब हम कहते हैं कि इन क्वालिटीज़ को आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे दिन में कभी भी रुक के आपने अगर सोचना है कि काइंडनेस, क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस, ये अगर मेरी क्वालिटीज़ हैं जो मैं अपने फ्यूचर कैनवस में देखना चाहती हूँ, सो आज मैंने कैसे कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस किया, मैंने आज क्या किया जिसमें मुझे लगा कि हाँ ये फ्यूचर गीतिका है जो कॉन्फिडेंट है, जो गीतिका चाहती है होना। दैट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी ऑफ यूनिक प्रैक्टिस विद इन माई ओन सेल्फ। एंड जब हम बच्चों से ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं, मेरे हिसाब से सबको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, पर जब हम बचपन से ये ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जब हम परिवार में ये ट्रेनिंग करते हैं कि वंस अ वीक हम बैठ के ये सोचते हैं एज अ फैमिली हम कैसी फैमिली होना चाहते हैं, जब हम स्कूल्स में ये प्रैक्टिस करते हैं कि एज अ स्कूल हम कैसा स्कूल होना चाहते हैं, क्या क्वालिटीज़, क्या वैल्यूज़ हम डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी विल कॉल वैल्यू बेस्ड कमिटेड एक्शन। नॉट ओनली वैल्यूज़ जो हम मॉरल वैल्यूज़ बचपन में किताबों में देखते थे, पर डेली बेसिस पे व्हाट एक्शन विल आई टेक टू बिकम दैट। बहुत मेहनत का काम है,
बहुत क्रिएटिविटी लगती है सोचने में कि क्या करना है। मेरी जर्नी बच्चों को गाइड करने में मुझे ये बहुत कॉन्फिडेंस देती है कि जब हम वैल्यू कमिटेड एक्शन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने लगते हैं तो बहुत जल्दी एक डिफरेंट ग्रोथ साइकिल शुरू हो जाती है जिसमें होप है, जिसमें मुझे फ्यूचर ग्लिम नहीं लगता। जब हमें स्ट्रेस फील होने लगे डॉक्टर, कैसे हम फील करें कि ये स्ट्रेस है और इस बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, टीचर कैसे समझ जाए, पेरेंट्स कैसे समझें, वो एक हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कैसे उसको समझें और उसको जल्दी से जल्दी सुधारें। और दूसरा सवाल इसी के साथ मैं कर देती हूँ आपसे कि हमें अगर स्ट्रेस हो रहा है तो वो 5 चीज़ें बताइए जिसको कि करके, जैसे अब डीप ब्रीथ तो सभी समझ गए, और हम क्या करें जिससे कि हम स्ट्रेस से बचें और उस प्रॉब्लम से बाहर आसानी से निकल आए। तो पहले आपने बोला कि क्या इशारे होंगे जो हमें समझने हैं कि ये बच्चा या इंसान स्ट्रेस में है। सो ज़रूरत से ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, दूसरों से इंटरैक्ट करने में बेचैनी आना, दूसरों से अलग रहने की कोशिश करना, इस तरह के बिहेवियर्स में दिन भर करना जो हमें पता है कि उनकी पर्सनालिटी नहीं है। addictive behaviors which is repetitive behaviors जिनका उनकी ज़िंदगी की ग्रोथ में कोई हिस्सा नहीं है। अपना ओवरऑल रूटीन मेंटेन ना कर पाना, रेगुलरली जो हम एक यंग लोगों से उम्मीद करते हैं कि स्कूल जाना, हेल्दी हैबिट्स रखना, फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, अपनी ग्रोथ में काम करना, फैमिली के साथ इंटरैक्ट करना, अगर ये पैटर्न्स डिस्टरप्ट हो रहे हैं सो डेफिनेटली उनको मदद की ज़रूरत है। अगर परफॉर्मेंस पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में अचानक से गिरने लगी है, पहले वो जितना कर रहे थे उनसे अब वो नहीं हो पा रहा है, सेल्फ डाउट आने लगा है कि हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, अगर मरने की बातें होने लगें कि ज़िंदगी में कोई रस नहीं है, जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ने से कुछ होगा नहीं, अगर इस तरह की कॉन्वर्जेशंस आने लगें तो हमें उन्हें मदद जल्द से जल्द देनी चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या कर सकते हैं जब हो? सो पहले तो जो भी इंसान हमारे सामने है जो हमें लग रहा है ये स्ट्रेस में है, उनके साथ एक रिश्ता बनाना की कोशिश डेफिनेटली करनी चाहिए, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ तालमेल बिठाकर कैसे इंटरैक्शन बढ़ानी है। जब हम कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं और वो चिढ़ जाते हैं, वो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं, तो थोड़े समय के लिए उन टॉपिक्स को ड्रॉप कर देना चाहिए। हमें स्ट्रेंथ वाले मोड से शुरू करना चाहिए कि इनकी खूबी किस में है, ये किस चीज़ में अच्छे हैं, इनका कॉन्फिडेंस किन सिचुएशंस में उभरता है। सो बहुत बारी एक प्रश्न हम करते हैं फैमिली से कि जब आपको ये सबसे बेस्ट सेल्फ में नज़र आते हैं तो उस टाइम क्या एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, वो एक्टिविटीज़ क्या हैं। और कई बारी हमें गेमिंग, सोशल मीडिया, फ़ोन स्क्रोलिंग से शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि हर बारी अगर हम सिर्फ ये कहने आते हैं कि फ़ोन रख दो, टीवी बंद कर दो, तो हम वो एक स्टिमुलस बन जाते हैं जो सिर्फ नेगेटिव ही कर रहे हैं, पॉजिटिव तो कुछ होता नहीं है। तो हम कैसे उन्हीं एक्टिविटीज़ के साथ उनके साथ जुड़ना शुरू कर सकते हैं, चर्चा शुरू कर सकते हैं, बात शुरू कर सकते हैं, जिससे हम ये जान पाएँ कि उनके अंदर चल क्या रहा है, वो किस तरह के थॉट्स रखते हैं, उनके क्या क्वेश्चंस हैं जो उन्हें परेशान करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो एज पेरेंट्स या टीचर्स हमें लगें कि हमारे पास इनके आंसर्स नहीं हैं, ये हमें उलझा देते हैं, हम इनकी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इन्हें बोलना क्या है। तो उस टाइम पे ट्रेन्ड काउंसलर्स, वाइजर पीपल जो हमारे परिवार में हैं, जो हमें लगता है कि इस तरह से बात करने में हेल्प करते हैं, उनकी गाइडेंस डेफिनेटली लेनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो शुरू में अगर हेल्प मिल जाए तो वो वहीं पे रुख बदल देती हैं, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जब हम टाइम दो करते रहते हैं तो वो इतनी बड़ी बन जाती हैं कि फिर उन्हें रिवर्स में लाकर सेटल करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, टीनेज में ना चिड़चिड़ापन और जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बहुत छोटा सा सब में मुझे जवाब दीजिएगा, क्या ये गंभीर संकेत हैं क्या बच्चों में, या ये सामान्य भी हो सकता है?
सो देखो, टीन एज का पड़ाव सालों से वो पड़ाव होता है जब एक रिबेलियस एटीट्यूड आता है, जहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन बढ़ती है, जहाँ जो भी मेरा परिवार करते हैं उससे अलग मुझे एक्सपेरिमेंट करने की क्यूरियोसिटी आती है, एक जागरूकता आती है, और एक इवोल्यूशनरी तरीका है, ह्यूमन ऐसे ही इवॉल्व हुए हैं। अगर हम सिर्फ वही करते रहते जो हमारे माता पिता कहते हैं तो ह्यूमंस कभी इवॉल्व नहीं होते, एक्सपेरिमेंट नहीं होती। तो पहले तो मुझे लगता है अडल्ट्स जो हैं, पेरेंट्स और टीचर्स, उनके अंदर ये टॉलरेंस होनी चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये कुछ करके देखेंगे और फिर ये लड़खड़ाएंगे, ये गिरेंगे। हमको ये टॉलरेंस लानी है कि जब ये लड़खड़ाते हैं और गिरते हैं तो हमें लपक के डांटना नहीं है, हमें ये बोलना नहीं है कि देखो हमने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि ये गलत होने ही वाला है। सो जब हम नहीं डांटते हैं और हम एक्सेप्टेंस लाते हैं तो बच्चे भी उस एक्सपेरिमेंट के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं, और उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हम फेल हुए तो ये हमें सहारा देंगे, ये हमें गाइड करेंगे, ये हमें ब्लेम नहीं करेंगे। तो जो चिड़चिड़ापन का माहौल है वो तनाव का है, वो ये है कि जब मुझसे गलती हो तो मुझे कवर अप करना है, मुझे बताना नहीं है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे सिर्फ अपनी अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स ही इनके सामने लानी है। तो कटना और चिड़चिड़ापन एक कवर होता है अपनी गलतियों और खामियों को छुपाने का, उजागर नहीं होने देने का। सो बच्चों में चिड़चिड़ापन नॉर्मल नहीं है। हमें एज पेरेंट्स कोशिश करनी चाहिए उनके साथ उनके गाइड बन के चलने की, और एक्सपेरिमेंट्स होने देने चाहिए थोड़े से। छोटी सी माफ़ी मांगूंगी सिद्दत से, और फिर से मैं एक सवाल आपके मेरे अंदर आ रहा है बहुत। बच्चों में ना आजकल ब्रेकअप बहुत हो रहे हैं, मतलब बहुत, मतलब एक तो बहुत छोटी उम्र में उन्हें प्यार हो जा रहा है या अफेक्शन हो जा रहा है, उसके बाद ब्रेकअप हो जा रहा है, उसके बाद वो गहरी, मतलब वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। ऐसे में टीचर्स को क्या करना चाहिए? और मुझे लगता है कि जो बच्चे देख रहे हैं, जो बार बार उनका दिल टूट रहा है और वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे आए हमारे पास, ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए? ठीक है, सो हमें ये समझना है कि जब हम छोटे से थोड़े बड़े होते हैं और अपने आसपास क्वालिटीज़ देखते हैं लोगों में, तो हमें कुछ क्वालिटीज़ भा जाती हैं, हम अट्रैक्ट होते हैं, हम चाहते हैं कि वो ये इंसान के साथ तो हमें बहुत मज़ा आएगा, ये तो बहुत फन लगते हैं, इनके साथ तो हमें ज़्यादा समय बिताने का मन कर रहा है। तो यंग लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि अभी जब आपकी ये जर्नी शुरू होगी तो ऐसे बहुत सारे पड़ाव आएंगे जब आप लोगों से अट्रैक्ट होंगे, आपको उन अट्रैक्शंस के साथ रहने का ज़्यादा मन करेगा, और ये बिल्कुल वैसा ही है जब आपका आपके फ़ोन के साथ रहने का ज़्यादा मन करता है, क्योंकि आपको उसमें मज़ा आता है। हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि अभी आपका सफ़र बहुत लंबा है, आपका जो ट्रू पोटेंशियल है उसमें आपको एक नहीं बहुत सारे फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ एक स्पेशल फ्रेंड की नहीं, बहुत सारे ट्राइब की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको वहाँ तक लेके जाएगी। तो हम लोगों की भी गलती है क्या कि हम बच्चों से पूछ लेते तो ना बेस्ट फ्रेंड कौन है, कोई लड़की अच्छी लगती है क्या? ये अमूमन पेरेंट्स पूछ लेते हैं अपने बच्चों से, और क्या वो इम्पैक्ट करता है बच्चों को? तो अगेन आई थिंक जो आपने पहले जेंडर डिफरेंसेस की बात की थी ना, तो ऐसा बहुत होता था कि लड़कों से हम ऐसे पूछते थे कि और भाई कोई गर्लफ्रेंड बनी क्या? हाँ, पर लड़कियों से नहीं पूछते थे कि बॉयफ्रेंड बना क्या। सो यस, कल्चरली भी हम वो बीज उनके दिमाग में डालते हैं, हम उन्हें बहुत जल्दी शायद हिंट्स देते हैं, और ये मेरे ख्याल से मूवीज, सोशल मीडिया, जनरल जो इन्फॉर्मेशन भी है जहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप को बहुत ग्लैमराइज्ड तरीके से पेश किया जाता है, तो उसमें हमें ये समझना कि डे टू डे बेसिस पे हम अपने स्पेशल लोगों को, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में कुछ फ्रेंड्स, कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो खास होते हैं हमारे लिए। अब हम अगर डिफाइन करने जाएं कि ये हमें क्यों खास लगते हैं, हम उन्हें हमेशा शब्द नहीं देना चाहेंगे, राइट? और हमें ये समझना है कि हाँ, कुछ लोग होंगे जो ज़्यादा भाएंगे, कुछ लोग होंगे जो हमें बिल्कुल नहीं भाएंगे, पर हमारी जो ट्राइब बनेगी इवेंचुअली वो इन सब लोगों का मिला जुला एक ग्रुप होगा, और हमारी स्किल सब लोगों के साथ कैसे निभाना है, सब लोगों के साथ कैसे जुड़ना है,
सब लोगों को कैसे अपना बनाना है, उस स्किल को प्रैक्टिस करने में बहुत मेहनत लगती है। और मैं सब यंग लोगों को कहूँगी कि सिर्फ एक इंसान पे इतनी एनर्जी मत लगाओ, अभी तो बहुत खुलना है, अभी तो बहुत डिस्कवरी होनी है। तो देखते हैं कि हमारे साथ कितने लोग और जुड़ेंगे, और अपनी वो कैपेसिटी बढ़ाओ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को झेल सको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सको। और फिर हम कहेंगे कि पूरी दुनिया ही हमें परिवार लगने लगेगी, पूरी दुनिया ही हमें लगने लगेगा कि ये पूरे ही हमारे ही दोस्त हैं। एक चलते चलते का सवाल है कि बच्चा अक्सर कहता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? या स्कूल में अगर टीचर से वो जाके कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो सबसे पहले क्या उसको मान लें कि वो डिप्रेशन में है या कुछ परेशान चल रहा है, या ये अलार्मिंग सिचुएशन भी हो सकती है ये? देखिए, पहले तो मुझे लगता है शुरुआत होनी चाहिए एक्सेप्टेंस से कि यस, जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, जब कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, ये सब क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो जब हम बच्चा कहे कि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें ये कहना कि हाँ, ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ अच्छा नहीं लगता। और बताओ, कहाँ कब से नोटिस करना शुरू किया तुमने कि तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा? कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? सो पहले ये क्यूरियोसिटी के साथ कॉन्वर्सेशंस करना, जिसमें हम एक नॉर्मलाइज करते हैं इन इमोशंस को कि यस, जिंदगी में कभी कभी कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही डर लगना फ्यूचर को लेके, जब हमें लगता है कि शायद मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा, शायद मुझ में उतनी काबिलियत नहीं है जितने मेरे फ्रेंड्स में है, ये तो सब करते जा रहे हैं, ये तो मेहनत भी नहीं करते, मार्क्स भी ले आते हैं, मुझसे तो कुछ नहीं होगा। तो ये डर लगना भी नॉर्मल है। सो ऐसी फीलिंग्स जब बच्चे बोलते हैं, हमें बड़ों को ये नॉर्मलाइज करना है कि हाँ, ऐसा होता है। बड़ों को अपनी ज़िंदगी में भी रिफ्लेक्ट करना है कि क्या हमने भी ऐसा फील किया था। तब शांति से बच्चों से बात करना कि और बताओ क्या हो रहा है। सो हर बच्चे के पास मेरे हिसाब से तो 3-4 ऐसे बड़े होने चाहिए जो उनसे सिर्फ बातें करते हैं, नॉर्मलाइज करने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, फिर मैंने ऐसे किया था, तुम्हें क्या लगता है। क्योंकि बहुत बारी हम बच्चों को जब बात करते हैं, हम कहते हैं नहीं, अब मैं बोल रही हूँ, तुम ऐसा ही कर लो, फिनिश करो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं। तो हमें ये करना है कि आपको क्या लगता है, बातें करते रहना। और बहुत बारी एक ही शाम में सारे सवाल नहीं हल हो जाते ना, तो अगली शाम को भी बैठना, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए वो स्पेस क्रिएट करना, जब हम शांति से बैठते हैं बच्चों के साथ और बातें करते हैं। कम्युनिटी में भी सिर्फ मम्मी पापा को ही सब नहीं करना होता, कभी बुआ, चाचा, मासी, ताया, कोई और लोग भी होते हैं परिवार में। कौन है जो बैठ सकता है, जिसको टाइम मिले वो ही बैठ जाए। सो अगेन पूरा विलेज लगता है ना बच्चों को बड़ा करने के लिए, तो वो विलेज भी हमें बनाने के लिए मैं सभी ऑडियंस जो सुन रहे हैं उनको बोलूँगी कि वो विलेज बनाइए, वो गुट बनिए जहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट को सब कुछ नहीं करना। तो सिर्फ एक ही पेरेंट को सब कुछ नहीं करना है। टीनेज जो हमारा पूरा इतना बड़ा ग्रुप है, जो सबसे ज़्यादा आने वाले हमारे देश के भविष्य हैं, उन्हें ये समझना होगा कि अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन अच्छा लगेगा, कुछ तो अच्छा होगा ही होगा। और कुछ ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द ज़रूर होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। हमारे ख़ास मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत ही ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो हर कोई जानना चाहता है, और सभी को जानना भी चाहिए कि अगर एक बच्चा जो है वो कहीं पे डिस्टर्ब हो रहा है तो उसे कैसे हैंडल किया जाए। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी कि सिर्फ डांटे ही नहीं, ये भी पूछें तुम ठीक तो हो ना, और देखते रहिए India.com।